आईने के आगे अपने बाल संवारती हुई विजेता अपनी ही तारीफ में कुछ गुनगुना रही थी कि तभी फोन की बजती हुई घंटी ने उसका ध्यान भंग कर दिया। उसने फोन उठाकर देखा तो उसकी सहेली और सहपाठी वीणा का फोन था। फोन हाथ में लेकर विजेता मन ही मन बड़बड़ाने लगी, उफ, ये लड़की भी ना, पता नहीं इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरे अच्छे भले मूड को बिगाड़ देती है। अब तक फोन की बजती हुई घंटी शांत हो चुकी थी। चलो अच्छा हुआ। ऐसा कहते हुए विजेता एक बार फिर आईने की तरफ जा ही रही थी कि फिर से फोन के स्क्रीन पर वीणा का नाम उभरने लगा। झल्लाते हुए विजेता ने फोन उठाया। हाँ बोल। अरे यार कहाँ है तू? याद है ना, आज हमें कॉलेज जल्दी जाना है। छुट्टियों के लिए प्रोजेक्ट के विषय बताए जाएंगे आज, पता है ना? वीणा ने कहा। हाँ हाँ, बस तैयारी हो रही थी, मिलती हूँ आधे घंटे में। हाँ, ऐसा कहकर विजेता ने फोन काट दिया और अपने बाल संवारने में व्यस्त हो गई। इसका आधा घंटा मतलब 1 घंटा। चलो तब तक मैं कॉलेज जाकर लाइब्रेरी का चक्कर ही लगा लेती हूँ, वीणा ने अपनी माँ से कहा। माँ ने वीणा से कहा, तुम्हारी ये सहेली कुछ अजीब नहीं लगती? जब देखो तब अपने आगे तुम्हारे रूप रंग का मजाक उड़ाती है, दूसरी लड़कियों को भी अपने आगे कुछ समझती। हाँ माँ, पर मुझे उसके मजाक से बेइज्जती महसूस नहीं होती। वो दिल की बहुत अच्छी है ना माँ। वही तो थी जिसने उन आवारा गुंडों से मुझे बचाकर मुझे आत्मरक्षा के गुण सिखाए, जिसकी वजह से आज मैं इतनी निडर बन पाई हूँ। बस इसीलिए मैं उसकी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए वीणा ने अपना बैग स्कूटी की डिक्की में डाला और कॉलेज की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ा दी। इतिहास की विद्यार्थी विजेता और वीणा को मिस्र की प्राचीन मम्मी पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने का कार्य उनके प्रोफेसर ने सौंपा था। मम्मी का अर्थ होता है विशेष रसायनों और जड़ी बूटियों की मदद से संरक्षित किया हुआ मृत शरीर। प्राचीन मिस्र में ज्यादातर राजाओं और रानियों के शवों को मम्मी में बदलकर पिरामिड नामक विशेष ज्यामितीय इमारत में हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया जाता था, ताकि मरणोपरांत भी वो अपने राज्य और जनता की रक्षा कर सके। ऐसा माना जाता था कि ये मम्मी रात में जागकर सामान्य इंसानों की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए उनकी जरूरत की पसंद की कुछ चीजों को उनके साथ पिरामिड के अंदर दफन किया जाता था। मम्मी के बारे में इंटरनेट पर पढ़ते पढ़ते सहसा विजेता की नजर मिस्र के एक रानी कारवी की तस्वीर पर ठहर गई। कारवी भला की खूबसूरत थी। उसका चेहरा देखते हुए विजेता को ऐसे लगा कि कारवी और उसके चेहरे में ज्यादा असमानता नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा विज्ञान का सहारा लूं तो हूबहू इतिहास की इस अति सुंदर रानी के जैसी और भी ज्यादा खूबसूरत लग सकती हूँ। मनी मन सोचते हुए विजेता फिर मुस्कुरा उठी। शहर के जाने माने उद्योगपति की बेटी होने के नाते विजेता के अकाउंट में पैसों की कोई कमी नहीं रहती। बस एक ही चीज की कमी थी उसके जीवन में, उसके माँ पापा के वक्त की। विजेता ने घड़ी उठाई तो देखा रात के 9 बजने वाले थे। मतलब माँ पापा अभी डिनर के लिए आएंगे। तभी बात कर लेती हूँ, ऐसा सोचते हुए उसने कदम डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा दिए। उसके माँ पापा खाने के लिए आकर बैठ चुके थे। विजेता को पता था उसके पास सिर्फ 15-20 मिनट का वक्त है जब तक उसके माँ पापा खाना खा रहे हैं। अपने पापा से उसे जरा भी डर नहीं लगता था, लेकिन माँ की गंभीरता उसे थोड़ा डरा देती थी। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने अपनी बात उन दोनों के सामने रख ही दी। जैसा कि विजेता को अनुमान था, उसके पापा ने तुरंत कहा कि वो अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर देंगे ताकि वो विजेता की सही मदद करे। लेकिन माँ ने फिर से वही बात दोहराई, इस तरह अपनी सुंदरता के नशे में चूर रहना ठीक बात नहीं होती विजेता। बेहतर होगा कि तुम अपने करियर पर ध्यान दो, समझी? विजेता ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में वो चली गई। अगले 2 दिनों के बाद विजेता सर्जरी टेबल पर लेटी हुई थी और अपने नए चेहरे की कल्पना कर रही थी।
18 घंटे चली सर्जरी के बाद अभी उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी। 3 दिनों के बाद उसके चेहरे से पूरी तरह पट्टियां हटाई गई और उसने धीरे धीरे आईने के आगे आंखें खोली। अपना नया रूप देखते ही विजेता खुशी के मारे चिल्ला पड़ी। अब तो वो हर तरह से रानी कार्वी की प्रतिलिपि नजर आ रही थी। उसने फोन करके वीणा को अस्पताल बुलाया। विजेता के इस नए चेहरे को देखकर वीणा भी हैरान हो गई। पता नहीं क्यों वीणा को विजेता का यह नया चेहरा कुछ डरावना सा लगा। उसे अचानक ही एक अनहोनी का आभास सा होने लगा, लेकिन वो जानती थी विजेता से इन बातों को कहने का कोई अर्थ नहीं। अभी दोनों सहेलियां बात ही कर रही थी कि तभी विजेता का फोन बजा। उसने देखा फोन पर उसके पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। विजेता ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। फोन पर अपने पापा की बातें सुनकर विजेता की खुशी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने वीणा से कहा, वीणा सुन, जिस विषय पर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहेगी? क्या मतलब? वीणा ने चौंकते हुए पूछा। मतलब ये कि मेरे पापा को अपने व्यापार के सिलसिले में मिस्र जाना है। उन्होंने मुझसे भी साथ चलने के लिए कहा है, पर मैं चाहती हूँ कि तू भी साथ चले। चलना, विजेता चहकते हुए बोली। वीणा ने कुछ सोचते हुए असमंजस में कहा, अरे पर मेरे माँ पापा इस ट्रिप का खर्च। अभी वीणा की बात आधी ही थी कि विजेता ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अरे मैंने तुझसे खर्च की बात की है क्या? पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम स्वाभिमानी हो, इसलिए जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना, तब अपनी सुविधा के अनुसार ट्रिप का खर्च मुझे लौटा देना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, पक्का। ऐसा कहती हुई वीणा भी मुस्कुरा उठी। घर पहुंचकर उसने अपने माँ पापा से विजेता और उसके माँ पापा के साथ मिस्र जाने की इजाजत मांगी, तो उन्होंने सहसा इजाजत दे ही दी। विजेता और उसके परिवार के होते हुए अपनी बेटी की सुरक्षा की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। लगता है इसी दिन के लिए मेरी दूरदर्शी बेटी ने अपना पासपोर्ट बना रखा था, वीणा के पापा हंसते हुए बोले। उसकी माँ भी सहमति जताती हुई बोली, सही है जी, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। 15 दिनों के बाद वीणा और विजेता इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मिस्र घूमने की उत्सुकता लिए जल्दी से जल्दी फ्लाइट में बैठने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों युवा लड़कियों के लिए विदेश जाने का ये पहला ही अवसर था, इसलिए उनकी उत्सुकता स्वाभाविक ही थी। फ्लाइट में मिस्र के वो लोग जिन्होंने रानी कार्वी की तस्वीर देख रखी थी, वो विजेता को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें इस तरह अपनी ओर देखता हुआ पाकर विजेता इसकी वजह समझ गई थी और इस बार फिर अपनी खूबसूरती पर इतरा रही थी। जैसे ही फ्लाइट में घोषणा हुई, अब हम कुछ ही देर में काहिरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। कृपया अपने मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाल दें और कुर्सी की पेटी बांध लें। वैसे ही वीणा और विजेता मारे खुशी के उछल पड़ी। काहिरा पहुंचकर उन लोगों ने होटल में चेक इन किया। विजेता के पापा ने दोनों लड़कियों को घुमाने के लिए एक टूरिस्ट गाइड हमीद का इंतजाम करवा दिया था। वीणा और विजेता की पहली ख्वाहिश यही थी कि सबसे पहले वो उसी जगह जाएं जिसके लिए मिस्र विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात मम्मी का रहस्य अपने अंदर समेटे हुए अद्भुत पिरामिड जो काहिरा के उपनगर गीजा में स्थित है और विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील के किनारे पर बसा हुआ नगर। यहाँ के लोग उनकी संस्कृति को वीणा और विजेता हतप्रभसी देख रही थी और वहाँ के लोग विजेता को आश्चर्य से देख रहे थे, जिसके चेहरे में उन्हें रानी कार्वी नजर आ रही थी। उनके टूरिस्ट गाइड हमीद ने जैसे ही बताया कि मात्र 10 मिनट के बाद वो पिरामिड के सामने होंगे, उन्होंने तुरंत अपने अपने कैमरास को अपने हाथों में संभाल लिया। मुख्य पिरामिड जो लगभग 130 मीटर ऊंचा है, उसके अलावा वहाँ छोटे बड़े अन्य पिरामिड्स भी थे। उन्हीं में से एक पिरामिड रानी कार्वी और उनके पति राजा मेसेस का भी था।
जैसे ही हमीद ने विजेता को बताया कि आपका चेहरा जिनकी परछाई है उनकी मम्मी यहीं इस पिरामिड में है, वैसे ही विजेता सम्मोहित से उस पिरामिड की तरफ बढ़ने लगी। वीणा भी उसके कुछ कदम पीछे ही थी। जैसे ही विजेता के कदम पिरामिड के प्रवेश द्वार पर पड़े, अचानक ही वहां का मौसम बदल गया। देखते ही देखते इतनी तेज आंधी चलने लगी कि किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वीणा ने डरते हुए विजेता को पुकारा, लेकिन बदले में उसका कोई जवाब नहीं मिला। हमीद ने भी विजेता को बहुत आवाज दी, लेकिन बदले में खामोशी ही मिली। आंधी थोड़ी हल्की हुई, तब वीणा और हमीद विजेता को ढूंढते हुए पिरामिड के अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचकर जैसे ही उनकी नजर विजेता पर पड़ी, उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। राजा मेसस की मम्मी जिस जगह दफन थी, उसके ठीक ऊपर विजेता रस्सियों से जकड़ी हुई दीवार पर टंगी थी। उसके चेहरे पर से खून रिस रहा था और बाल बिखरे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से उसके चेहरे को खरोचा हो। विजेता की दर्द भरी चीखों से पिरामिड के अंदर का स्थान गूंज रहा था। वीणा और हमीद ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बिजली के तेज झटकों ने उन्हें दूर पटक दिया। इससे पहले कि वो उठकर संभल पाते, एक डरावनी आवाज उनके कानों में गूंजी। खबरदार, जो आज कोई मेरे और कारवी के बीच आया तो मेरी भटकती हुई आत्मा सदियों से इंतजार कर रही थी, और वो इंतजार आज पूरा हो गया। अब मैं इसे अपने कर्मों की सजा दूंगा और इसकी खूबसूरती को हमेशा के लिए बदसूरती में बदल दूंगा। आवाज के बंद होते ही एक खूंखार हंसी से पिरामिड का वो कक्ष कांप उठा। वीणा, मुझे बचा ले, वीणा, मुझे बचा ले। विजेता की दर्द भरी आवाज सुनकर वीणा की आंखों में आंसू बहने लगे। वीणा ने किसी तरह हिम्मत करके उस रहस्यमयी आवाज को संबोधित करते हुए कहा, आप गलत समझ रहे हैं। उसका चेहरा भले ही रानी कारवी जैसे हो, पर ये रानी कारवी नहीं है। मेरी सहेली विजेता है और हम भारत के निवासी हैं। वीणा की बात सुनकर एक बार फिर मैसेज की आवाज आई। नहीं, ये रानी कारवी ही है। मेरी आंखें इसे पहचानने में कपे धोखा नहीं खा सकती। इसकी आंखों में अपनी सुंदरता के लिए जो गुरूर है, उसे पहचानने में मैं कभी धोखा नहीं खा सकता, कभी नहीं। इस बात को सुनकर आज पहली बार विजेता को अपनी सुंदरता पर और सबसे सुंदर दिखने के अपने पागलपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, विजेता को महसूस हुआ कि दो अदृश्य हाथ फिर से उसके चेहरे को नोच रहे हैं। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर वीणा और हामिद के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वीणा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। कैसे मैसेज को यकीन दिलाएं कि ये विजेता है, कारवी नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, दीवार पर टंगा हुआ विजेता का शरीर हवा में लहराता हुआ नीचे गिरा और देखते ही देखते उसके शरीर पर रसायनों में डूबी हुई वो पट्टियां लिपटने लगी जो प्राचीन मिस्र में शवों को मम्मी बनाने के लिए प्रयोग की जाती थी। वीणा और हामिद के पैर मानो एक अदृश्य बंधन में उनकी जगह पर ही जकड़ गए थे। वो चाहकर भी विजेता की मदद नहीं कर पा रहे थे। अंतिम वक्त में जैसे ही विजेता के मुंह से निकला, पापा, उसके पापा और माँ वहां अंदर आते हुए नजर आए। उनकी मीटिंग कुछ पहले ही खत्म हो गई थी, तो वो दोनों भी घूमने के ख्याल से यहाँ पर आ पहुंचे थे। लेकिन यहाँ आकर जैसे ही उन्होंने विजेता का लहूलुहान चेहरा और उसके शरीर पर जादुई रूप से बनती हुई पट्टियों को देखा तो उनके होश उड़ गए। अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। विजेता के पापा कांपती हुई आवाज में बोले, आप कौन हैं और मेरी बेटी के साथ ये क्या कर रहे हैं? जवाब में एक बार फिर मैसेज की आवाज आई, मैं यहाँ का सम्राट मैसेज हूँ
और ये लड़की जो अपनी अंतिम सांसें ले रही है ना, ये कभी मेरी सबसे प्यारी रानी कारवी हुआ करती थी। लेकिन अपनी सुंदरता के नशे में चूर इसे मेरा साधारण चेहरा अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से इसने मेरे ही मंत्री लीजन, जो रूप में असाधारण था, उसके साथ मिलकर मेरी मौत की साजिश रची। तब से मेरी घायल आत्मा इसके चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक बार पहले भी मैं इस चेहरे को सजा दे चुका हूँ और आज किस्मत ने फिर मुझे ये मौका दिया कि इसके खून से मैं अपनी अतृप्त आत्मा की प्यास मिटाऊं। नहीं नहीं, आप मेरी बात मानिए। इसका चेहरा गलती से आपकी रानी से मिलता है, पर ये मेरी बेटी विजेता है, इसे मत मारिए। नहीं नहीं नहीं, ये कारवी है, वही वही घमंडी कारवी अपनी सुंदरता के नशे में चूर कारवी। लेकिन आज हमेशा के लिए इसका घमंड मिट जाएगा। ऐसा कहकर मेसस एक बार फिर जोरों से हंसने लगा। विजेता की आंखों से आज पछतावे के आंसू बह रहे थे। न जाने कितनी ही बार उसकी माँ और वीणा ने उसे समझाया था कि सुंदरता पर इतना गुरूर ठीक नहीं होता, लेकिन विजेता कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसके पापा को भी आज अफसोस हो रहा था कि काश अपना वक्त बचाने के चक्कर में उन्होंने विजेता की हर उल्टी सीधी मांग को पूरा ना किया होता और उसकी माँ को भी उसके साथ कुछ वक्त बिताने दिया होता। लेकिन तब तो उन्हें बस पैसा कमाने की धुन लगी हुई थी और आज उनका ये पैसा इतनी क्षमता नहीं रखता था कि उनकी मरती हुई बेटी को वो बचा सके। सबकी आंखों के आगे देखते ही देखते विजेता का पूरा शरीर पट्टियों में लिपट गया और ठीक उसी जगह जमीन में दफन हो गया जहां असली रानी कारवी को दफनाया गया था। विजेता के दफन होते ही एक बार फिर मेसस की डरावनी हंसी पिरामिड के अंदर गूंजी और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। वीणा और हामिद को अपने पैरों में जो बंधन महसूस हो रहा था वो भी अब हट चुका था। रोते बिलखते विजेता के माँ पापा और वीणा के पास वापस लौटने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल में विजेता को देखकर वीणा को जिस अनहोनी का एहसास हुआ था उसे अपनी आंखों से देखकर वीणा ने कसम खा ली थी कि वो कभी किसी चीज पर बेवजह का गुरूर करके किसी का दिल नहीं दुखाएगी।